हम्म तो आज का पहला प्रश्न है, ये आपका नवंबर 2012 वाला पेपर है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस में सहायता करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर लिखते रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा पूनम जी कोई बात नहीं, टेक केयर। मुकेश जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। चलिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे, अगर यहाँ पे देखना चाहें आप ट्रिक के माध्यम से भी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कविताएं और कहानियाँ होती हैं वो आपकी कल्पनात्मक होती है, इनकी उनसे कल्पना शक्ति बढ़ती है, उनसे आपकी सृजनात्मकता बढ़ती है, उनसे आपका चिंतन कौशल बढ़ता है। तो इसमें भी उसने यही कहा है कि कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा मिलेगा और इस संसार की प्रकृति को खोजने मतलब यही है कि सृजनात्मकता उनकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका समूहों में द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका गहन प्रतियोगिता, और तीसरा ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, और चौथा ऑप्शन है आपका उच्च नैतिक विकास। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर, और वीडियो को लाइक करते रहें भाई जो लोग भी लाइव आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, हालांकि ये दोबारा आया है क्योंकि इसमें तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो इसमें कई क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे ज़रूर, क्योंकि वो हम पहले भी कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम सभी करेंगे एक साथ, मतलब सभी करेंगे ना निरंतर रूप से, जितने भी प्रीवियस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि हमारी उपलब्धि जो है वो उच्च है, यानी कि जो कम कुशल बच्चे हैं या जो बाद में आए हैं, सिंपल सी बात है, जो सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम इनसे बड़े हैं और हम इनसे जो है अच्छे भी हैं, मतलब हमें नॉलेज ज़्यादा है या हम सीनियर हैं, वही चीज़ है। और उनको जो है स्वगरिमा, यानी कि अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट हम उसको कहें, या एटीट्यूड भी, जो भी तरीका से आप उसको यूज़ करना चाहें वर्ड को, तो वो उनके अंदर एक क्षमता होती है, तो उसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन राइट होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना जो है वो चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जो है प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह है किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका निरंतरता, तीसरा ऑप्शन है अंतः संबंध, और चौथा ऑप्शन है आपका वैयक्तिक भिन्नताओं का। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, वैयक्तिक विभिन्नता के विकासात्मक सिद्धांत का की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, सीमा जो है वो पाठ को रट कर सीख रही है, यानी कि उसका लर्निंग स्टाइल अलग है, जबकि लीना जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग और चर्चा यानी कि डिस्कशन के द्वारा सीख रही है। इसका मतलब दोनों का जो है लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, और ये होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, और तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैजा, चौथा ऑप्शन है आपका मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। चलिए थैंक यू वेरी मच मोहम्मद इरफान जी। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पे इसने बात की है कि मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन से होंगे। तो मच्छरों से भाई आपका जो फैलता है वो मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम बाकी ऑप्शन को देख रहे हैं तो हैजा जो है वो आपका जो है यहाँ पे उससे नहीं फैलता मच्छर से। टाइफाइड भी आई थिंक मियादी बुखार भी एक्चुअली उससे नहीं फैलता मच्छर से। यहाँ पे भी उसने हैजा दिया है और यहाँ पे उसने मियादी बुखार दिया है, जो कि आपका मच्छर से नहीं फैलेगा। तो ये समूह नहीं हो पाएगा। पहले ऑप्शन में तीनों चीज़ें आपकी मच्छरों से फैलने वाली है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बीच में बता दूं भाई, जो वीडियो मैंने आपको कल पोस्ट की थी कि ये वीडियो आपकी कल आएगी, ये वाली वीडियो सीटेट प्रिपरेशन रामबाण ट्रिक
तो इसके अंदर जो है आपको कंप्लीटली ये बताया मैंने कि टैगवर्ड जो है, जो मैं आपको इतने टैगवर्ड्स पढ़ाता हूँ वो कहाँ से बनते हैं और मैंने वो टैगवर्ड्स कहाँ से बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं, किस बेस पे बनाए हैं और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि एक बार देखोगे आप तो उसको 2 बार देखने का मन करेगा। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत आसान। तो ये वीडियो आ चुकी है, मैंने अपलोड कर दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख लो। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको देखनी है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे सीधा यूट्यूब पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सर्च कर देना है सीटेट प्रिपरेशन। क्या करना है? सीटेट प्रिपरेशन। जब आप सीटेट प्रिपरेशन सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर ही ये वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं, ये रही यहाँ पे वीडियो। तो इसके ऊपर थंबनेल देख लेना, सीटेट अब चुटकियों में ऐसा लिखा हुआ है सीटेट प्रिपरेशन पट्टी में। तो इस वीडियो को देखें आप लोग जाके, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, और जिन लोगों ने देख ली है वो एक बार फिर से इसको रिपीट चला देना, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से इसको प्ले करके रख देना, 1 बार 2 बार 3 बार जितना चला सकते हो चला दो। उससे क्या होता है, थोड़ा सर्चिंग में वीडियो आती है और सब ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है, तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा भाई। तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग होगा। तो हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, बाकी आगे बढ़ाना आपका काम है। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग दें इस चीज़ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है आपका सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। ए दिया है आपका, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका बी, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी है आपका, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा डी दिया है उसने कि सांप के काटने की दवाई जो है वो सांप के जहर से ही बनती है। चलिए फटाफट बताएंगे सब लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देख लिए हैं? हाँ देख लिए। जिन लोगों ने देख ली है तो वो एक बार फिर से प्ले कर देना उसको, बस चला के मोबाइल को साइड में रख देना, उस तरह से आप प्ले कर देना उसको 1 बार 2 बार जितना भी कर सकते हो, वो आपकी सपोर्ट चाहिए बस। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखी वो ध्यान से देखना भाई उसको। चलिए, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, देखिए यहाँ पे एक कथन आपका गलत है, सी वाला, बाकी 3 पॉजिटिव हैं। तो ए, बी और डी जिसमें होगा वो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। कैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको नाम भी बता देता हूँ उनके। एक तो होता है आपका कोबरा, जिसको हम नॉर्मली कोबरा आपने देखा भी होगा आई थिंक, और जानते ही हैं, नाम सुना हुआ है कोबरा। एक होता है आपका कॉमन क्रेट नाम से जानते हैं। दूसरा होता है वाइपर, पूरा नाम होता है रसल वाइपर, ठीक है। और एक होता है आपका एक साई स्केल्ड वाइपर होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के सांप जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और दूसरे में अगर बात करें, यहाँ पे नाग जो है, कोबरा, वो मैंने अभी आपको बताया, वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और जो डी ऑप्शन दिया है इन्होंने, सांप के काटने की जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है और उसका नाम होता है सीरम। क्या होता है? सीरम। क्योंकि आपको आगे भी पूछा जा सकता है तो उसको याद रखेंगे आप। वो सपेरे जो है बनाते हैं उसको, सीरम जो दवाई होती है वो इसी से बनती है, मतलब सांप से ही, सांप के जहर से ही, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अच्छी गंध का पतला और नीला रंगीन द्रव। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल। तीसरा ऑप्शन है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बदबूदार पतला और पीला द्रव। चलिए बताएंगे सब लोग फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ये जो पेट्रोलियम होता है ये बदबूदार होता है भाई, खुशबूदार नहीं होता, मतलब इसके अंदर जो है जो गंध आती है वो अच्छी नहीं आती हमें। और ये गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो ये इसके लक्षण है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। दूसरा है आपका पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। तीसरा ऑप्शन है आपका विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। और चौथा ऑप्शन है आपका अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर।
तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे चावल से मतलब जो पिसे हुए चावल से जो है रंगीन घोल बना के उससे ये पेंट बनाते हैं और उससे जो है मधुबनी, या ये कहेंगे हम चावल का जो आटा होता है उससे जो है ये रंग बनाते हैं और उसी से आपका जो है मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ये मधुबनी जो पेंटिंग है ये आपके बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती है और इस ज़िले के नाम पे ही इसका पेंटिंग का नाम भी क्या रखा गया, मधुबनी पेंटिंग इसका नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका दूसरा ऑप्शन। चलिए, संगम सागर जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। जो लोग भी नए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप लाइव में सब्सक्राइब करते हैं तो स्क्रीन पे आपका नाम भी आएगा, जैसे अभी अभी संगम जी का आ रहा था, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोलने और सुनने से, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने, तीसरा है सुनने और चौथा ऑप्शन है बोलने। चलिए बताएंगे फटाफट कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, डिस्लेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसकी भी जो है डिस्लेक्सिया की इसकी पूरी एक ट्रिक की वीडियो मैंने बनाई हुई है चैनल पे, शायद आप लोगों ने सब ने देख ली होगी, है जिसने नहीं देखी वो देख लेना। आप यूट्यूब पर डायरेक्टली ये सर्च कर लेना डिस्लेक्सिया ट्रिक, तो सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो वो 5-6 मिनट की वीडियो है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ज़िंदगी में डिस्लेक्सिया या डिस्कैलकुलिया, इससे जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं कभी भी। वो सारा कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है, दोनों चीज़ें उस वीडियो के अंदर है, लेक्चर वीडियो है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रकरणों में अंतर्निर्मित, दूसरा है आपका पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका इकाई के अंत में और चौथा ऑप्शन है आपका पाठ के अंत में। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन, प्रकरणों के अंतर्निर्मित होना चाहिए। जो आपके अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं वो पाठ के बीच बीच में अंतर्निर्मित होने चाहिए, ताकि जब बच्चे को कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं तभी उसको अभ्यास और गतिविधि भी कराई जाए। क्योंकि अगर जो ये साथ साथ कराए जाएंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपने पुस्तक में देखा भी होगा, जो अगर NCERT की पुस्तकें देखी हैं तो उसमें पाठ के बीच बीच में ही इस तरह से कॉलम बना के या साइड में इस तरह से कॉलम बना के जो है एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, तो वो उसका उद्देश्य यही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विषयस्थ प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है विषयस्थ पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। देखिए, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, विषयस्थ प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो आपके पर्यावरण अध्ययन है वो एक प्रैक्टिकल विषय है, और प्रैक्टिकल विषय है इसका मतलब प्रयोगों पे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना जो है, कुछ लोग यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे लेकिन यहाँ पे बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे खाली होता है ना बच्चे के दृष्टिकोण को सम्मान देना चाहिए तो राइट हो जाता है, लेकिन स्वीकार करना एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि बच्चे के तो बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं ना। अब मान लो बच्चे का दृष्टिकोण तो ये भी है कि सूरज मेरे साथ साथ भागता है, तो क्या भागता है रियल में? नहीं भागता ना, हमें तो पता है। वो तो ये भी कहेगा कि जो हेलीकॉप्टर है वो मेरे साथ साथ चलता है, या अगर मैं भागूंगा तो पेड़ भी मेरे साथ साथ चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चे के दृष्टिकोण तो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जो कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताए ही हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन है गृहकार्य, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका योगात्मक कार्य, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा ऑप्शन है आवधिक परीक्षाएं। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। सर नोट्स एक्सलेंट हैं। अच्छा गीतांजलि, आप ले चुके हैं नोट्स। चलिए थैंक यू वेरी मच फीडबैक देने के लिए। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना जो है आपका सबसे बेस्ट होता है। ये तो आपको मैंने आपको पहले भी बताया है, पोर्टफोलियो वाला अगर कोई भी क्वेश्चन है ना आपका, तो आंसर पोर्टफोलियो ही होगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन में आपको पोर्टफोलियो है, तो 99% पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन ही आपका राइट होगा। और आकलन के लिए प्रश्न यही बनता है वैसे, आकलन के लिए या फिर आप जो है बच्चे के रिकॉर्ड रखने के लिए, बच्चे की जितनी भी उपलब्धि हैं उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, उस सब के लिए पोर्टफोलियो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, दूसरा है आपका शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट होता है, जो कि आज लेक्चर वीडियो में भी आपने पढ़ ही लिया होगा। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी उसमें कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो किया जाता है वो मेनली उसका उद्देश्य यही है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है। उसमें देख भी रहा है बच्चा, उसमें सुन भी रहा है बच्चा, और टच करके भी उसमें देख सकता है। अगर आप एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें सेंसरी भी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शारीरिक गतिविधि का भी बात की है इन्होंने वैसे प्रश्न में, तो फिर आपका जो है यहाँ पर लोकोमोटर वगैरह काइनेस्थेटिक भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाली स्थान दिया है आपका, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है निर्देशित खोज, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। अभी नहीं देखे हैं वीडियो, अच्छा कुमारी जी, चलिए कोई बात नहीं, लाइव के बाद में देख लेना। आज का ही जो लेक्चर वीडियो था वो मैंने आपको बताया था। चलिए यहाँ पे आंसर राइट होगा, देखो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको पढ़ाने के लिए आप लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब केवल व्याख्यान के द्वारा आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आप पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को स्पष्ट कर पाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये है कि व्याख्यान लेक्चर मेथड प्राइमरी बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, और पर्यावरण अध्ययन आपका प्राइमरी बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। भाई प्राइमरी से ऊपर तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे नहीं आप, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नेगेटिव है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी तीनों करा सकते हैं आप, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका खाली स्थान दिया है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शारीरिक गुणवत्ता, दूसरा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, तीसरा है शारीरिक गठन, चौथा ऑप्शन है आपका संस्कृति। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, शारीरिक गठन, क्योंकि यहाँ पे बात की है उसने वातावरणीय कारकों की। देखिए ये सीडीपी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना है आपका। तो ये है आपका पर्यावरण और आनुवांशिकता से रिलेटेड। तो दो कारक होते हैं, एक तो होता है आनुवांशिकीय कारण, दूसरा होता है आपका वातावरणीय कारक। दोनों से ही मिलके बच्चे का डेवलपमेंट चलता है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसने ये पूछा है कि किसके अलावा आपका वातावरणीय कारक शामिल नहीं है, यानी कि वातावरणीय कारक है सारे के सारे, सिर्फ एक नहीं है, कोई एक, वो है शारीरिक गठन। क्योंकि शारीरिक गठन जो है वो आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है मेनली। बच्चे की आंखों का रंग कैसा होगा, बच्चे की हाइट कितनी होगी, बच्चे का फेस कलर या उसका बॉडी कलर क्या होगा, बच्चे के बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका आनुवंशिकता पे। जैसे माता पिता के या पूर्वजों के अंदर जो आपके रहते हैं गुण, वही गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो शारीरिक गठन मेनली डिपेंड करता है आपका मोस्टली आनुवंशिकता पे। तो इसको छोड़ के बाकी सब वातावरण से संबंधित है। शिक्षा भी वातावरण में होती है, पौष्टिकता भी वातावरण में होती है, संस्कृति तो है ही हमारा वातावरण। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है किसको बढ़ावा देना। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है आपका ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, और चौथा ऑप्शन है वैयक्तिक विभिन्नताओं। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। हाँ मैंने भी नोट्स ले लिए हैं, बहुत अच्छे हैं सर आपके नोट्स। रितु जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो सही किया आपने, और फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। चलिए यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। कैसे होगा, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसने यहाँ पे प्रश्न में ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और ये हमें पता है कि प्रश्न में ही आपको हिंट दे दिया जाता है आंसर का, बस उसको समझना ज़रूरी है। उसने ये कहा कि बच्चों का ज्ञान जो है वो पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना से जोड़ रहे हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान को, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात हो गई, यहाँ पे ज्ञान का सहसंबंध हो गया ना। जोड़ने का मतलब तो संबंध एक होता है ना, तो सहसंबंध
हो गया और स्थानांतरण भी हो गया, यानी कि जो नया ज्ञान है वो बच्चे के पुराने ज्ञान में स्थानांतरण हो रहा है, मतलब जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वर्ड से वर्ड मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। चलिए सब लोग लिखेंगे आंसर फटाफट से। चलिए यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका राइट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्योंकि जो विज्ञान है वो विज्ञान पूरा का पूरा सृजनात्मक ही होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है एक तरह से। तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसी उद्देश्य से कराया जाएगा कि बच्चों के अंदर सृजनात्मक माध्यम हो और प्रयोगों करने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो। उसके अलावा नाम प्रसिद्ध करना या अभिभावकों को संतुष्ट करना, व्यवसाय करना, ये तो हमारे रिलेट ही नहीं हो रहे, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है आपका विज्ञान प्रदर्शनी से। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कि कांसा जो है, जो ब्राज भी बोलते हैं उसको, कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले की तोपों में किया गया था, तो उसके बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका कांसा जो है वो तांबा तथा टिन की मिश्रित धातु है, दूसरा ऑप्शन है कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा एक तत्व है, चौथा ऑप्शन है कांसा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, 99% चांसेस है इसके आने के भी आपके। ठीक है, दिसंबर में भी आया था ये 2019 वाले में। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, ये आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ये दो वर्ड आप रट्टा मार लो इन दोनों को, टिन और तांबा। कॉपर भी तांबा को कहते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। तो इन दोनों को बिल्कुल रट्टा मार लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन, दूसरा है मॉडलिंग, तीसरा अनुकरण और चौथा है अभिसारी चिंतन। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। तो भाई यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका पहला ऑप्शन अपसारी चिंतन। पहली बात तो यहाँ पे यह है कि वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है और जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं उसी का चिंतन अपसारी चिंतन होता है, यानी कि अपसारी चिंतन का दूसरा नाम भी सृजनात्मक चिंतन ही आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट होगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अलबरूनी जो है वो किस देश से आए थे? वो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उज्बेकिस्तान, दूसरा है ओमान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है बांग्लादेश। चलिए फटाफट बताएंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हैं आपके। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है या आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, हमारे नोट्स में एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखते हैं किस किस को याद है, जल्दी फटाफट लिखेंगे। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान से आए थे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ये तो कैलकुलेशन वाला है, इसको कराएंगे गणित की क्लास में। अब इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल जो है वो निम्न में से किसका अनुपालन कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है समवयस्क शिक्षा, दूसरा है प्रतिपूरक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सतत और व्यापक आकलन और चौथा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर राइट होता है फोर्थ ऑप्शन, समावेशी शिक्षा का जो है अनुपालन इसमें किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सीधा बोला है उसने कि कुछ बच्चे जो हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग। तो अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उनको सामान्य बच्चों के साथ में ही पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका समावेशी शिक्षा में ही संभव है। समावेशी शिक्षा ही आपसे ये कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए एक ही कक्षा में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे।
देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आपका कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना को व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, तो उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो नीचे दिए गए हैं जो उदाहरण उसने दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ए है आपका हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी है आपका हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी है आपका ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई गेंद घर्षण के कारण वापस हमारे पास लौटती है। और चौथा ऑप्शन है आपका डी कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इसमें बताने आपको सही वाले ऑप्शन सही कौन से हैं। आपने तो आंसर पहले ही देना स्टार्ट कर दिया, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं आजकल आप। हाँ देखिए पहले क्वेश्चन पूछिए, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। कई बार आप लोग गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। ठीक है, पहले देखो जरा, उसमें सही उदाहरण पूछे हैं, अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबने सी ऑप्शन दिया है। चलिए आंसर वैसे आप लोगों का सही है, मतलब आपने जो सोच के आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने नीचे देखा नहीं था तो आपने निगेटिव ऑप्शन बताया है। निगेटिव आपका सी वाला, तो वो आपका हिसाब से राइट है। अब सी वाले को हटा दो, ए बी और डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसने सही उदाहरण पूछे थे, आपसे गलत वाला नहीं पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइट होता है सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ क्यों है ये भी भाई, कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे उनको बता तो दूं कम से कम मैं। घर्षण के बारे में पूछा है, तो ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई गेंद जो है वो घर्षण के कारण वापस नहीं लौटती, वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में लौटती, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लौटती है ना। वो तो आप सबको पता ही है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है किसी भी चीज़ को, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बाकी के 3 घर्षण के हिसाब से राइट है। ब्रेक घर्षण के कारण लगते हैं, अगर हम चल रहे हैं तो फर्श पे और पैरों के बीच में घर्षण होता है। कागज़ और नोक के बीच में घर्षण होता है, इसलिए लिख पाते हैं, ये बिल्कुल घर्षण के हिसाब से सही है। तीसरा निगेटिव था। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है। जल्दी फटाफट बताएंगे सब लोग। चलिए तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे 6। पहली बात तो ये है कि फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसमें। 6 साधारण स्वेटरों के बराबर तो ये पश्मीना शॉल गर्म होता है, और इसको बुनने में जो है लगभग 250 घंटे का समय लगता है, 250 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। कुछ किताबों में यहाँ पे 200 घंटे भी दिया है, तो पहला ऑप्शन भी कुछ लोग मानते हैं, या कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे 10 घंटे। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, मैंने खुद एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा है, और जो नोट्स हैं वो भी एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, आप खुद पढ़ लेना। वहाँ पे यही दिया गया है आपका कि ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होता है और 250 घंटे का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम तो एनसीईआरटी को ही मानेंगे, क्योंकि वही मान्यता देती है भाई, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह परिचर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्रतियोगिता आधारित सीखना, दूसरा है आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, तीसरा है आपका मनोरंजन द्वारा सीखना, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा निर्देशित सीखना। चलिए फटाफट लिखेंगे। पश्मीना क्या है? पश्मीना वीरेंद्र जी, पश्मीना एक शॉल होता है जो कि आपका कश्मीर में बनता है, और ये बकरी और भेड़ जो वहाँ पे पाले जाते हैं, मेनली बकरी, तो उसके बाल से बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो बहुत गर्म होता है, वो जो उसके बाल होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो उसी से बनता है वो। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी गई है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप लोग समझ गए होंगे। पहली चीज़ तो उसने यहीं आपको आंसर दे दिया कि सामूहिक गतिविधि कर रही है, तो सामूहिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि एक ही तो मतलब हो गया दोनों का। फिर समूह चर्चा, समूह परियोजना, सब एक ही चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन आप आँख बंद करके लगा लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बताया ना कॉन्सेप्ट, वो भी यहीं पे आपका हो रहा है ना। चलिए, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है असम में, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है मेघालय। चलिए फटाफट बताएंगे कहाँ पे पाया जाता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे देखते हैं किस किस को याद है। हाँ जी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होता है, मेघालय में पाया जाता है, जो ये निपेंथिस पौधा होता है। ठीक है, और यहाँ इंडिया के अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा पेट्रोल, तीसरा है आपका कोयला और चौथा ऑप्शन है आपका पैराफिन मोम। चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है क्वालिटी में, या जिस तरह से भी आप देखना चाहें इसको। यहाँ पे कोई एक चीज़ ऐसी है जो बाकी तीन से अलग है। हाँ, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं ज़्यादातर लोग। तीसरा नहीं होगा भाई, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा, पेट्रोल। यहाँ पे देखिए क्यों होगा, पेट्रोल लिक्विड है यानी कि तरल पदार्थ है, उसके अलावा बाकी ये बताओ कौन सा तरल पदार्थ है यहाँ पे। ग्रीस है आपका ठोस होता है, कोयला आपका ठोस होता है, पैराफिन मोम है, मोम भी आपका ठोस होता है, सेमी लिक्विड होता है लेकिन ठोस ही कहलाता है वो। तो पेट्रोल यहाँ पे लिक्विड है, उसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं है इनमें, ठीक है। और ईंधन की अगर बात करें, आपने कोयला कैसे बता दिया, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, कोयला बताया कैसे। कोयला को अगर आप ईंधन मान रहे हैं तो पेट्रोल भी तो ईंधन है, और पैराफिन मोम को जला के देख लो वो भी ईंधन ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ ग्रीस अलग है जो कि एक द्रव पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका जुलाई से सितंबर, दूसरा है आपका अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा है जनवरी से मार्च, चौथा है अप्रैल से जून। चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ग्रीस लिक्विड है, इंदु कुमारी जी का आपने कहा लिक्विड में देख लिया ग्रीस को। ग्रीस तो सॉलिड होता है, सेमी लिक्विड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होता, वो थोड़ा सा मुलायम टाइप मोम टाइप का ही होता है। जैसे मोम होता है ना वैसे ही ग्रीस होता है। ग्रीस जो आपका गाड़ियों वगैरह में लगाया जाता है, बैरिंग वगैरह में, तो उसी को हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होता है सेकंड ऑप्शन। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये समय बहुत अच्छा होता है जब आप मधुमक्खी पालना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपको कई बार जो मिलेगा यहाँ पे अक्टूबर से जनवरी भी दे देता है वो, कभी कभी अक्टूबर से फरवरी भी दे देगा, लेकिन अक्टूबर से ही देगा। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर और दिसंबर ये कॉमन महीने, ये महीने आपके ज़रूर आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर वो जनवरी से आगे जा रहा है जैसे जनवरी से मार्च, तो ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, दूसरा ऑप्शन है आपका सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, तीसरा ऑप्शन है आपका उर्वर बन जाती है और चौथा ऑप्शन है बंजर होती है। चलिए फटाफट बताएंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, बंजर हो जाती है। अगर आप एक ही तरह की फसल बार बार उगाते रहेंगे किसी भी खेत में और बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो वो बंजर बन जाएगी। फिर आप उसके बाद जो है अगर उसके अंदर बिना किसी रसायन के फसल उगाना चाहें तो इम्पॉसिबल है, नहीं उग पाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए दिया है उसने, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें। बी है आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी है आपका पत्थर, मिट्टी और चूने की से बनी छतें, दीवारें। और डी है आपका लकड़ी का फर्श। तो बताएंगे सब लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका बी सी डी, यानी कि आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि जो आपकी ढालू छतें होती हैं, ढालू छतें आपकी लेह लद्दाख में नहीं होती। ढालू छतें बनाई जाती हैं आपकी असम में, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है उनमें ढालू छतें बनाई जाती हैं। आपकी लद्दाख में तो बारिश वैसे ही नहीं होती भाई, वहाँ के तो लोग तरसते हैं बारिश हो जाए किसी तरह से, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर। तो इसलिए जो है यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे वाले सही हैं। वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया जाता है। और निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं रखती है, और निचली मंजिल में जो है आपके पशुपालन भी करते हैं वो लोग। और आपकी पत्थर, मिट्टी से, चूने से दीवारें बनती हैं, और लकड़ी के फर्श इसलिए होते हैं ताकि ठंड कम लगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका
स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। दूसरा है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है, जो तरुण भारत संघ आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होता है। चलिए।